Hello friends, how are you all? I am Dr. Richa Dubey this side and I welcome you all in my class E-Science Kaksha. So friends, today we are going to take part 4 of chapter Microorganisms Friend and Foe, जिसमें कि मैं आपको आज क्वेश्चन एंड आंसर्स देने जा रही हूँ जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। बाकी जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हमने डिटेल्ड स्टडी कर ली है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किससे द्वारा देखे जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्कोप। सेकंड है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करती हैं जो कि एयर से लेती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से लेके उसको सॉइल में फिक्स करते हैं। हमारा तीसरा फिल इन द ब्लैंक है कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट। और जो कॉलरा है वो किससे कॉज होता है? तो जो कॉलरा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया है उससे कॉज होता है। और जो बैक्टीरिया है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो कॉलरा कॉज करता है, वो है विब्रियो कॉलरी। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। टेक द करेक्ट आंसर। तो हमारा पहला ऑप्शन है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट यूज होता है। दूसरा है कि इसमें द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो एंटीबायोटिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दैट इज एन एंटीबायोटिक। तीसरे हम आते हैं, a question is carrier of malaria causing protozoan is, तो द करेक्ट आंसर इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो मलेरिया है उसका कैरियर होता है एनोफिलस मॉस्किटो, और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया का कैरियर है जो कि एक प्रोटोजोअन है। फिर हमारे नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ये हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो के मेन कैरियर होते हैं। तो उसमें फ्लाइज जो हैं, तो मेनली हाउस फ्लाई जो है वो एक कैरियर की तरीके से एक्ट करती है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को फैलाने में। जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कौन से डिजीज़ेस होते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डव rises because of, तो करेक्ट आंसर इज ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ईस्ट की वजह से ही जो हमारा डव है, जो ब्रेड है, इडली है जो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, तो इसका जो वॉल्यूम राइज होता है वो ईस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से होता है। The last question is the process of conversion of sugar into alcohol is called, तो the correct answer is fermentation। fermentation वो process है जिसमें शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है। आइए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है मैच द फॉलोइंग। तो द फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का करेक्ट आंसर है कॉजिंग कॉलरा। जो कॉलरा है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होता है। नेक्स्ट है राइजोबियम। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जिसका काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो मिल्क में मल्टीप्लाई होता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज ईस्ट। तो ईस्ट का काम है कि ये बेकिंग ऑफ ब्रेड में यूज़ होता है। मतलब ईस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली यूज़ होता है, जैसे कि हमारी पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, ब्रेड है, तो इसके लिए वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन इट इज़ वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये मलेरिया कॉज करने में सपोर्ट करता है। मतलब कि मलेरिया कॉज करता है जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से कॉज होता है। लास्ट ऑप्शन इज़ अ वायरस। वायरस जो है वो एड्स कॉज करता है। एड्स डिजीज़ जो है वो वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। तो ये जो मैच द फॉलोइंग पार्ट था वो कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन 4 में। तो हमारा क्वेश्चन 4 है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर उनको कैसे देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, और इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं और उसको डिस्क्राइब करना है। तो यह एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, एंड दैट इज़ बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। और जो वायरसेस होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही हाई लेंस के माइक्रोस्कोप से उनको देखा जा सकता है, और वो बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। और उनको बेसिकली मेजर ग्रुप्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, उसके कुछ रीज़न्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं। पहला रीज़न ये है कि उनका अपना कोई रेप्लिकेशन एंजाइम्स नहीं होता है। दूसरा ये है कि जब वो होस्ट बॉडी में होते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, एक लिविंग बीइंग की तरह रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तीसरा ये है कि वो बहुत छोटे होते हैं और वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब उनको सिंपल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। चौथा है कि वो सेल से बने हुए नहीं होते, वो एसेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट कि वो अपने प्रोटीन्स खुद नहीं बना सकते, और साथ ही वो खुद से ग्रो नहीं कर सकते। तो इन रीजंस के पे जो बेस्ड है, इन रीजंस के अकॉर्डिंग ही वायरसेस को हम बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स जो हमने डिवाइड किया उसमें हम इनको मेजर ग्रुप्स में नहीं लेते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6 में कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। तो बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ही एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मेन बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। और कौन सा बैक्टीरिया है उसमें, तो उसका आंसर है राइजोबियम, मेन आंसर राइजोबियम। और साथ में एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया भी ऐसा बैक्टीरिया है जो दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट पे 10 लाइन्स लिखनी है। इसमें कहा गया है कि राइट द 10 लाइन्स विच इज़ बेस्ड ऑन दी यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं उनके हमारी लाइफ में, एनिमल के लाइफ में, प्लांट, ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। तो उसको मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, मैं इसको आपको एलेबोरेट करके समझा रही हूँ, और आप इसको अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कर्ड फॉर्म करता है, मतलब दही बनाता है, और वो मिल्क में मल्टीप्लाई होकर दही का निर्माण करता है, और साथ ही ये अचार के प्रिपरेशन में भी काम आता है। तो सबसे पहला इसका यूज़ ये हो गया, ये बेनिफिट है। दूसरा है कि जो बैक्टीरिया है वो इनडायरेक्ट वे में इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको ये डिकम्पोज कर देता है, सिंपल और यूज़फुल सब्सटेंस में इनको डिकम्पोज कर देता है, और फिर उस डिकम्पोज जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं उनको दोबारा जो है प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको जो है ये डिकम्पोज करता है, और जितने भी फाउल स्मेल, बैड स्मेल के सब्सटेंस होते हैं उनको ये हटा देता है। तो इस तरीके से जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। उसके बाद ये बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं, जैसे ब्रेड, पेस्ट्रीज़, केक्स बनाने के लिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ होता है। चौथा है कि ये एनिमल और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन में भी बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड विच टर्न इनटू बायोगैस प्रोडक्शन। ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है बाय डिकम्पोजिंग द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट कि जो ईस्ट है दैट इज़ अ फंजाई। तो ये अल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वाइन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो पेंसिलियम जो फंजाई है वो चीज़
को बनाने में काम आता है। हमारा 6 पॉइंट है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेसिकली नॉस्टॉक और एनाबीना, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं और उससे क्या होता है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ। फिर हमारा 7th पॉइंट आता है कि जो ब्राउन एल्गी है मेनली एल्जिन, ये जो है आइसक्रीम्स को प्रिपेयर करने में काम आती है। जो एल्गी है ब्राउन एल्गी वो आइसक्रीम्स को प्रिपेयर करने में काम आती है, जो कि आइसक्रीम तो हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और उसको खाते हैं, तो ये ब्राउन एल्गी जो कि है वो इसके प्रिपरेशन में काम आती है। फिर हमारा जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो है वो एक्वेटिक फूड चेन, मतलब पानी के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जो फूड चेन चल रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक प्ले करता है। और कैसे प्ले करता है कि ये प्रोटोजोआ जो होता है वो एल्गी को खाता है, अंदर जो काई होती है को खाता है, और फिर इसी प्रोटोजोआ को बड़े एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक सर्कुलेशन में फूड चेन चलता रहता है और बैलेंस जो एक्वेटिक जो लाइफ है वो बैलेंस रहती है। हमारा 9th पॉइंट है कि जो वैक्सीन्स हैं वो वायरसेस से बनते हैं, जैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स, ये सब के जो डिजीज़ेस के जो वैक्सीन्स हैं वो बेसिकली वायरसेस से ही बनते हैं, जो कि हम देखते हैं कि हमारे चाइल्डहुड में भी हमको हमारा वैक्सीनेशन होता है, और अगर जब भी जिस भी एज में इसकी ज़रूरत पड़े तब भी वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है, तो वो वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। अब हमारा लास्ट एंड 10th पॉइंट है कि एंटीबायोटिक्स के प्रिपरेशन में, एंटीबायोटिक्स को भी प्रोड्यूस करने में बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देते हैं, मार देते हैं, या फिर उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स होते हैं और वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के, दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब किस तरीके से वो नुकसानदायक है हम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आई हैव गिवन यू सम पॉइंट्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आई हैव गिवन सम पॉइंट्स टू यू। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सबके लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो हार्मफुल हैं ही, साथ में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी बहुत हार्मफुल हैं, क्योंकि ये उसको अफेक्ट करते हैं। उस पर जो है जैसे आपका फंगस है तो वो लेदर में ग्रो कर जाता है, या आपका जो ईटेबल आइटम्स है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं तो वो उसके स्मेल को चेंज कर देता है और खाने को ख़राब कर देता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। तीसरा हमारा है कि जो बैक्टीरिया है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है दूध को खट्टा करने में, और जो हमारा मीट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो मॉइस्चरस चीज़ें हैं वो भी बैक्टीरिया के द्वारा बहुत आसानी से ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो बैक्टीरिया इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। वो फूड में ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है कि इससे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बहुत ही ज़्यादा बीमार हो सकता है, सीरियस इलनेस हो सकती है एंड इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट आता है कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ह्यूमंस में, जो कि ये एक प्रोटोजोआ है। तो ये एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। एमीबिक डिसेंट्री में मेनली क्या होता है कि डायरिया होता है, ये स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डायरिया प्रॉब्लम हो जाते हैं और ब्लडी स्टूल्स आते हैं, तो ये उसके सिम्टम्स हैं। तो जो प्रोटोजोआ है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा पॉइंट है कि फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, पिग्स एंड हूफ्ड एनिमल्स। ये सारी फुट एंड माउथ डिजीज़ जो होता है वो बेसिकली एनिमल्स में हो जाते हैं, जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। मतलब वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, पिग्स एंड हूफ्ड एनिमल्स। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबायोटिक्स क्या हैं, और जो है वो उसमें जब हम भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में बताया है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फिर भी
आई विल डिस्कस हेयर। तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं और उनको किल करते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, साइक्लिन है, ये एंटीबायोटिक्स हैं। और एंटीबायोटिक्स और भी जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारी पोल्ट्री है। पोल्ट्री मीन्स जहाँ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को रखा जाता है, जैसे जिससे हमें एग प्रोवाइड होता है, मीट प्रोवाइड होता है, आप कह सकते हैं हैन, चिक्स और ये सब जो मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, तो ये सब वहाँ पाले जाते हैं पोल्ट्री में। तो उनके खाने में भी एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है जिससे कि उनको डिजीज़ ना हो और उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। और साथ ही जो लाइव स्टॉक है, मतलब जो हमारे पशु हैं, हमारे जानवर हैं, जैसे कि काव, बफेलो, उनके मैक्रोबियल ग्रोथ को भी चेक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। और साथ ही एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो प्लांट डिजीज़ेज़ हैं, प्लांट डिजीज़ेज़ को भी कंट्रोल करने में, उनको ठीक करने में जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। अब हम आइए जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे डिजीज़ को रोकने में, बट उसमें क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको समझिए कि जब भी हमको एंटीबायोटिक्स यूज़ करने हो, हमको दवाइयों का यूज़ करना हो, तो सबसे पहले हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है हमारे साथ, तो हमको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हीं की एडवाइस पे कोई भी एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो हमें उसको राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में लेना चाहिए। जितना हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने ही अमाउंट में और उसी सही टाइम में हमको उसको यूज़ करना चाहिए, तभी वो हमारे लिए यूज़फुल होगा, बेनिफिशियल होगा। और तीसरा ये है कि जो भी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि इसको कितने दिन तक करना है, मतलब एक प्रॉपर कोर्स को हमको कंप्लीट करना है उस दवाई का। मतलब अगर डॉक्टर ने कहा है हमको 2 दिन लेना है, 3 दिन लेना है, तो हमको उसको पूरे 3 दिन ही लेना है। अगर हम ये सोचें कि हम ठीक हो गए और इस दवाई को बंद कर देते हैं, तो आप ऐसा हो सकता है कि आपको उतने मोमेंट तक तो आप ठीक होंगे जब तक उस दवाई का असर होगा, उसके बाद अगेन आपका वो डिजीज़ अराइज हो जाएगा। तो जो भी डॉक्टर आपको, आप चाहे ठीक हो जाइए चाहे मत ठीक होइए, लेकिन जब भी जो भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन देता है, जितने दिन का कोर्स करने को कहता है उस दवाई का, जितने दिन आपको लेना है, आपको उतने ही दिन उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो ये एंटीबायोटिक्स के बारे में था डिस्क्रिप्शन, और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द NCERT बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स टू यू। नाउ थैंक यू सो मच व्यूअर्स, एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब के जो बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मेरे फ्यूचर में वीडियोज़ आएंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो जो भी आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन इनबॉक्स में मैंने सबके लिंक आपको प्रोवाइड किए हैं, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। और आई वेलकम योर ऑल व्यूज़। आपको कोई भी व्यूज़ देना है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपने यूज़फुल व्यूज़ दे सकते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।